बहुत दूर है ये 22 में दो उनकी बैटरी कितनी है और क्या है जी? आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? कि जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 50 ऑडिट एंड एश्योरेंस। इसमें हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ चेंज नहीं हुई सर। क्या चीज़? डॉक्यूमेंट अभी चेंज हुआ। ये आज का डॉक्यूमेंट है 23 इकोनॉमिक/ट्रेड जर्नल्स। जैसे ट्रेड मैगजीन्स होते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैगजीन्स होते हैं, वहाँ से भी आपको एविडेंस मिल सकता है। अच्छा जी, चैप्टर 8 हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 8 था एक्सपर्ट्स के ऊपर चैप्टर, और उसमें हमने बात कंक्लूड की थी मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट पे, कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर करे जिसकी एक्सपर्टीज हो इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और वो एक्सपर्टीज मदद करती है मैनेजमेंट को एफएस प्रिपेयर करने में। अब जो अगला एरिया है वो क्या है? ऑडिटर्स एक्सपर्ट का। ऑडिटर्स एक्सपर्ट नाम से ही जाहिर है। अच्छा, ऑडिटर्स एक्सपर्ट पे आम तौर पर जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी अगर लिंक क्रिएट करें? आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में ये लिंक क्रिएट किया था। आप मैनेजमेंट ने या तो एक्सपर्ट हायर ही ना किया हो, या जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था उसके हायर्ड एक्सपर्ट जो था उसके काम से ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड। उसका काम उसको रेलेवेंट रिलायबल नहीं लगा, ठीक है, साई ऑब्टेन नहीं हो रहा अकेले उसके काम से, तो उस केस में क्या होगा? ऑडिटर्स एक्सपर्ट आ जाएगा। लिमिटेशन नहीं है क्योंकि एक और ऑप्शन ऑडिटर के पास अवेलेबल है। नहीं सर, अगर हम लिमिटेशन इंपोज कर दें मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने से लिटिगेशन क्लेम्स के लिए, हाँ तब हम एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, तब हम ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आप साई ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिस तरह हमने पढ़ा था, ऑडिटर्स एक्सपर्ट की अगर पहले डेफिनेशन देख लें, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड other than accounting or auditing, whose work in that field is used by the auditor to assist the auditor in obtaining SAI। मैनेजमेंट ने एफएस बनानी होती है तो उसको मदद मिल रही थी एफएस बनाने में, ऑडिटर ने साई ऑब्टेन करना होता है तो ऑडिटर एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? साई ऑब्टेन करने में मदद दे रहे हैं। अच्छा, आगे बात लिखी हुई है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट मे बी एन ऑडिटर्स इंटरनल एक्सपर्ट और ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट। ये बात मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन में नहीं लिखी हुई थी। अगर इंटरनल एक्सपर्ट होगा वो तो रिलायबिलिटी भी उसके ऊपर आ जाएगी। यहां पे मैंने क्या कहा है कि ऑडिटर का एक्सपर्ट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये बात हमने यहां नहीं की। सर मुझे एक चीज बताएं। हाँ हाँ हाँ, जो हम इन हाउस लीगल काउंसिल से सर, मसला ये है कि अगर कोई इंटरनली बंदा कॉम्पिटेंट है ना तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा ही काउंट करेगा। अगर इंटरनली कोई बंदा कॉम्पिटेंट है ना तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा ही काउंट करेगा। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमेशा एक्सटर्नल ही होगा। बात समझ में आ रही है? ऑन द अदर हैंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट में हमने क्या बात की कि ऑडिटर का इंटरनल एक्सपर्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी हो सकता है। अब इस बात से क्या मुराद है? एक फर्म है, एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है AFF। इस फर्म के अगर आप डिपार्टमेंट्स देखें तो ये फर्म ऑडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है
ये फर्म टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, ये फर्म एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ, SECP क्या कर रही है? सॉरी, कंपनी रजिस्ट्रेशन। हाँ, जो लीगल सर्विसेज, आप यूं कर लें, इधर एक ऐड कर लें, लीगल सर्विसेज। यहां पे बात समझ में आ रही है? अब AFF ऑडिटर है एक फर्म की, और उस ऑडिट के दौरान में एक कॉम्प्लेक्स टैक्स का इशू आ गया। आप टैक्स को अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अंदर तो नहीं शामिल करते, आपको अलग सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बियॉन्ड टैक्स का एक कॉम्प्लेक्स सा इशू आ गया, तो मैंने ऑडिट वाले ने फर्म के अंदर ही एक टैक्स के पार्टनर को कंसल्ट किया। ये क्या बनेगा? ये ऑडिटर का इंटरनल एक्सपर्ट बनेगा। नहीं समझ आ रही? ऑन द अदर हैंड एक स्मॉल फर्म है जिसमें सिर्फ ऑडिट ही होता है, वो किसी और फर्म को कांटेक्ट करे जिधर टैक्स की एक्सपर्टीज प्रेजेंट है, तो वो उस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा? एक्सटर्नल एक्सपर्ट। शर्त क्या है? ये हायर किसने करना है? ऑडिटर ने। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? अच्छा, पॉपुलर एग्जाम्पल्स जहां पर ऑडिटर एक्सपर्ट यूज होता है। अच्छा, मेजॉरिटी एग्जाम्पल्स वो ही हैं जो हमने ऊपर भी कवर की हैं। लीगल ओपिनियंस, वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आइटम्स ऑफ पीपी, इंटेंजिबल एसेट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स। ये एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स वो जो नहीं एक्चुरियल कैलकुलेशंस था, ये वही वाली चीज है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज, रेगुलेशंस, कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज, एस्टिमेशन ऑफ रिजर्व्स। ऑयल एंड गैस कंपनी है तो रिजर्व्स की क्वांटिटी कितनी है, ऑयल के रिजर्व्स कितने हैं, गैस के रिजर्व्स कितने, इसकी क्वांटिटी के एक्सपर्टीज क्योंकि ऑडिटर के पास नहीं होती तो वो किसी एक्सपर्ट को हायर करेगा। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर ऑडिटर एक्सपर्ट हायर हो सकता है। अच्छा, इन एरियाज में मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी मैनेजमेंट हायर कर सकती है। टैक्स कंप्लायंस इश्यूज के अंदर तो मोस्टली कंपनीज फर्म्स भी हायर करती हैं करने के लिए। ठीक है, फर्म इन सिचुएशंस पे डील कर रही है, इस केस में हम इंटरनल एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं। फर्म ने हायर, ये फर्म अपॉइंट हुई है और सर ये टैक्स के मसले भी देख रही है। जी जी, तो हम लीगल काउंसिल, इंटरनल काउंसिल ले सकते हैं टैक्स प्लान से। अच्छा, थोड़ी सी बारीकी जरा समझिएगा। ये फर्म को हायर किया गया है, फर्म को हायर किया गया है ऑडिट करने के लिए, किसका? FFC का। फर्म को अपॉइंट करा FFC के मेंबर्स ने कि वो ऑडिट करे FFC की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जो ऑडिटर है उसने कोई कॉम्प्लेक्स टैक्स इशू नोट किया और उसने कहा भाई मेरी समझ से ये मामला बाहर है, मेरी एक्सपर्टीज से ये मामला बाहर है, तो उसने अपनी ही फर्म के टैक्स डिपार्टमेंट में एक टैक्स का पार्टनर है, उसको हायर किया, उसको इंगेज किया कि आप हमें इस मामले पे गाइडेंस प्रोवाइड करें। यह है ऑडिटर का इंटरनल एक्सपर्ट। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो FFC है वो AFF से ऑडिट की सर्विसेज भी ले रही है और इसका टैक्स डिपार्टमेंट इसको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे? टैक्स सर्विसेज, टैक्स कंप्लायंस सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इसके रिटर्न वगैरह की फाइलिंग या इसकी लिटिगेशंस में इसको रिप्रेजेंट करे जो कमिश्नर या ट्रिब्यूनल लेवल पे हैं। तो ये दो अलग सर्विसेज हैं। अब उसी में ये फर्म है पार्टनरशिप की। आप जिस टैक्स पार्टनर को एक्सपर्ट के तौर पे हायर कर रही हैं ना, वो पार्टनर इनको टैक्स सर्विसेज ना प्रोवाइड कर रहा हो,
मतलब ये जो टैक्स है, अब इसमें टैक्स पार्टनर 1 है, टैक्स पार्टनर 2 है, टैक्स पार्टनर 3 है। जरा बात समझिएगा, 3 है टैक्स के पार्टनर। आपने ये जो एफएफसी को टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कौन सा पार्टनर कर रहे हैं? टैक्स पार्टनर 2। और आपने जिसको इंटरनल एक्सपर्ट के लिए हायर किया या इंगेज किया, वो कौन है? टैक्स पार्टनर 1। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही? क्लियर? इसके बाद अब अच्छा, अब इसमें थोड़ी से मामलात जिस पर इस आयजा ने गाइडेंस दी है स्पेसिफिक, उस पे मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूं। इस आयजा में 5-6 मामलात हैं जिस पे बेसिकली ओवरऑल एक गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। वो क्या मामले हैं? बड़े लॉजिकल से स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि पहली तो कोशिश क्या होगी कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से ही काम निकल जाए। उसी का काम अगर ठीक होता है तो फिर तो इस आयजा को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर उधर से तसल्ली नहीं हो रही तो सबसे पहला जो चीज है ना, सबसे पहले क्या फैसला करना है? सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि क्या ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है या नहीं, यस और नो। डिसीजन लेना है कि ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है या नहीं। अब ये डिसीजन कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे होगा। ब्रॉडली तो ऑडिटर की जजमेंट पे फैसला होगा, लेकिन आपको पता है ना, जजमेंट एक्सरसाइज होती है विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो आपने वो जजमेंट ली, क्या जजमेंट में फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हैं कि भाई वो मामला मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, कॉम्प्लेक्स है, उस मामले की नेचर किस किस्म की है, क्या ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से एविडेंस अवेलेबल है, क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज किया हुआ है और उसका काम आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है, मतलब उससे आपको सही ऑब्टेन हो रहा है या नहीं। ये वो कुछ फैक्टर्स हैं, जो कि तकरीबन सारे आपने पहले सुने हुए भी हैं कहीं ना कहीं, कि देखिए एक मामला मटेरियल है, रिस्क उसमें कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इन्वॉल्व है, क्या किसी और तरीके से एविडेंस लिया जा सकता है, क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट हायर किया हुआ है। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं और इन फैक्टर्स की बेसिस पे क्या करना है? इन फैक्टर्स की बेसिस पे डिसीजन लेना है यस और नो का। अगर आपको लगता है कि मामला मटेरियल भी है, रिस्क भी हाई है, कॉम्प्लेक्स भी है, नेचर भी इस तरह के, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से एविडेंस अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है या यूज ही नहीं किया, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यस एंड नो, यस एंड वाला आएगा या और वाला आएगा, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन। अच्छा बताएं जरा। ऑडिटर की जजमेंट है ना, तो हो सकता है इसमें कुछ फैक्टर्स यस हो रहे हो, कुछ नो हो रहे हो, तो उसके बाद फिर ऑडिटर ने फैसला करना है, अपनी जजमेंट यूज करनी है कि भाई इस मामले में मुझे एक्सपर्ट अपना एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है या नहीं। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? तो सबसे पहला फैसला लॉजिकली क्या होगा कि भाई एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं। अगर इसका जवाब है यस कि हाँ एक्सपर्ट की जरूरत है, तो फिर तो मैं इस आयजा में आगे प्रोसीड करूंगा। अगर जवाब है यस कि मुझे एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, तो फिर तो आई विल प्रोसीड फर्दर इन दिस आयजा। प्रोसीड फर्दर का मतलब क्या है? बाकी रिक्वायरमेंट्स इस आयजा की देखूंगा। ये आयजा कौन सा? आयजा 620। लेकिन अगर मेरा जवाब है नो, के ऑडिटर्स, मैंने ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया और मैंने क्या फैसला किया कि मुझे एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर डू नॉट कंसिडर दिस आयजा एनी फर्दर, छोड़ दें इसको, जैसे हमने कंफर्मेशन में किया था। फिर तो आपको आगे इस आयजा को, क्योंकि इस आयजा ने तो मजीद गाइडेंस ऑडिटर्स एक्सपर्ट पे प्रोवाइड की होगी,
आप एक प्रिंसिपल डिसीजन, एक फैसला कर चुके हैं कि मुझे एक्सपर्ट चाहिए ही नहीं। यहां तक बात सही है? सर मैनेजमेंट लिमिटेशन इंपोज कर सकते हैं कि आप एक्सपर्ट ना हायर करें? नहीं, मैनेजमेंट की लिमिटेशन इंपोज करने को तो इंपोज कर सकती है, लेकिन आमतौर पर मैनेजमेंट की इसमें इंटरवेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये ऑडिटर का फैसला है। मैनेजमेंट कुछ और तरीके से थोड़ी सी आगे जाके ना एक पॉइंट पे मैनेजमेंट रोक सकती है, हिंड्रेंस कर सकती है। यहां तक बात क्लियर है? तो इसको जरा बुक से क्विकली रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 80B1, डिटर्मिनिंग वेदर एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड इफ एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इज नेसेसरी टू ऑब्टेन साई। इस लाइन को ना 6 दफा अंडरलाइन असल में करें। सबसे पहली जो शर्त है ना, इस डिसीजन को लेने से पहले भी, वो क्या है कि एक्सपर्टीज किस एरिया में रिक्वायर्ड है? इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई मामला अकाउंटिंग ऑडिट से रिलेटेड है और आप कहेंगे मैं एक्सपर्ट। अगर एक मामला अकाउंटिंग ऑडिटिंग की एक्सपर्टीज के अंदर है तो तब तो ऑडिटर एक्सपर्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो क्या करने आया? एग्जैक्टली। If expertise in a field other than accounting or auditing is necessary to obtain sight, the auditor shall determine whether to use the work of an auditor as expert by considering the following matters: nature, significance of the matter, including its complexity, materiality, ROM due to complexity, whether management has used an expert, and management's controls related thereto. कि मैनेजमेंट ने उस एक्सपर्ट को जो डेटा प्रोवाइड किया, क्या वो कंप्लीट था? ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं। मैनेजमेंट के कंट्रोल्स क्या होंगे कि मैनेजमेंट ने जो एक्सपर्ट को डेटा प्रोवाइड किया वो कंप्लीट था या नहीं। मैनेजमेंट को जब उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो मैनेजमेंट ने उसको चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर एक्सरसाइज किया। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी भी याद है, मैंने जब मैनेजमेंट के रोल पे मैं ऑपरेट कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने 2 एक्सपर्ट्स के साथ काम किया इस रोल में, मैनेजमेंट के रोल में। ये बात क्लियर है? मैनेजमेंट के रोल में तो हमने अपनी फेयर वैल्यूएशन करवाई थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। तो उनकी जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी उसके अंदर बेतहाशा हमने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की कि इनिशियली जो उन्होंने सबमिट की उसमें जो बेसिस मेंशन थी वो बेसिस तो IFRS में एक्सेप्टेबल ही नहीं थी। अब ये मिस्टेक मैंने मैनेजमेंट के रोल में आइडेंटिफाई कर ली। इसका मतलब है हमारे कंट्रोल्स अच्छे थे। इसका मतलब है हमारे कंट्रोल्स अच्छे थे ओवर दी एक्सपर्ट्स वरना क्या होता, अगर मेरे कंट्रोल्स अच्छे ना होते मैंने वही रिपोर्ट कबूल कर लेनी थी, उसी रिपोर्ट के तहत अकाउंटिंग कर लेनी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जानी थी ना, क्योंकि माय कंट्रोल्स फेल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नहीं समझ आई बात? इसी तरह एक्चुअरियल वैल्यूएशन का चले वो मैं एग्जांपल आपको थोड़े बाद में बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस विद द वर्क ऑफ एक्सपर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू सच मैटर्स। के मतलब क्या उनका काम वाकई मदद भी देता है या नहीं, ये ऑडिटर बेसिकली देखेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर करके उसने फैसला करना है, ऑडिटर ने फैसला करना है कि भाई हमने एक्सपर्ट हायर करना है या नहीं। अच्छा, अब जो अगली कहानी है, ये तो पहली बात हो गई ना, डिसीजन। नहीं समझ आ रही? एक मिनट बस, अब समझ आना शुरू हो जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। मेरी बात माने ना, पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीनों कुल पढ़ें। 4 कुल होते हैं। चले चारों पढ़ लें। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने डिसीजन लिया कि ऑडिटर्स एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है या नहीं, फैसला किया नहीं। काश ये फैसला होता तो फिर आगे पढ़ना ना पड़ता, ऐसा ही होता ना अगर ये फैसला होता, लेकिन आपके ख्याल में ये फैसला होगा नहीं।
आपने फैसला किया कि भाई मटेरियल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट भी फारिग था, रिस्क भी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो मुझे एक्सपर्ट हायर करना है। अब अगली बात ना आपको पहले से ही पता है, सबसे पहला काम जब आपने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को भी देखा था तो आपने यही किया था ना, जब आपने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को देखा था तब भी आपने यही किया था कि आपने उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट किया था कि भाई उसकी वो इस काबिल भी है कि उसके काम पे रिलाय किया जा सके। और एथिक्स की ना एक खसूसियत है, अगर आपने ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स आपके माइंड में हो, उसने इंटेग्रिटी के ऊपर भी फोकस किया और उसने कॉम्पिटेंस पे भी फोकस किया है। मतलब एथिक्स मजमुआ है कॉम्पिटेंस का भी और इंटेग्रिटी का भी, कि मतलब ऐसा हो कि एक पॉलिटिशियन हो या एक पॉलिटिकल लीडर हो जो कि ऑनेस्ट तो बहुत हो लेकिन कॉम्पिटेंट टू डिलीवर ना हो, तो वो एथिक्स की डेफिनेशन पे नहीं पूरा उतरता। नॉलेज भी उसका साथ मेंटेन रहे, अपडेटेड हो वो, और वो एक्चुअली डिलीवर कर सकता हो। लाइकवाइज एक पॉलिटिशियन हो, वो कॉम्पिटेंट टू डिलीवर तो हो लेकिन वो इंटेग्रिटी लैक करता हो, तो वो भी एथिक्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। मैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो मैंने कहा कि दोनों सिचुएशंस कवर कर दो, ठीक है, दोनों ना हो तो वो भी एथिक्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। ठीक हो गया, इसका बड़े बड़े नहीं बता सके क्या करना चाहिए। तो सीसीओ क्या है जी? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी किस तरीके से इवैल्यूएट करूंगा, मैंने थोड़ा सा आपके साथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के टाइम पे डिस्कस किया था। वही सारे फैक्टर्स होंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पहले हायर करने से पहले, कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 फर्मों की ऑप्शन है कि मैं इन 4 में से 4 लोगों की ऑप्शन है, इनमें से किसको हायर करना है। जैसे नहीं होता, अगर जिस तरह रिक्रूट कर रहे होते हैं स्टाफ, आर्टिकल्स के लिए बच्चे रख रहे हैं, तो उस टाइम पे देखेंगे कि इन 4 में से मैंने किसको सिलेक्ट करना है। सारे केपेबल होते हैं, सारे कॉम्पिटेंट भी होते हैं, फिर भी सिलेक्ट करना होता है। हाँ, सिलेक्ट जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं, वो इसको हम देखते हैं, इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस भी आएगा। आपने फॉर एग्जांपल किसी और क्लाइंट के टाइम पे इसको एंगेज किया था, उस टाइम इसने अगर आपको ख्वार किया था इस एक्सपर्ट ने, तो मेरे ख्याल में फिर मतलब आपको पता लग गया था कि भाई इस पर कॉम्पिटेंस नहीं है, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज डिपेंड ऑन training, experts qualifications, membership of a professional body, experts competence regarding the matter for which that experts work will be used, experts understanding of applicable financial reporting framework and auditing requirements। मतलब उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इंटरैक्ट कर सके, जिस तरह मैं उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं तो he should also have the ability to interact with me। Whether experts work is subject to technical performance standards requirements imposed by laws and regulations। जैसे कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ कोई रजिस्टर्ड है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो उसके काम को ओवरसी कर रही है, तो उस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, और ये पॉइंट कैपेबिलिटी से सबसे ज़्यादा लिंक करता है। एक पर्सन है जो कॉम्पिटेंट है, मतलब उसको काम आता है लेकिन उसके पास टाइम ना हो, उसके पास स्टाफ ना हो। हाँ बिल्कुल, तो इन दैट केस वो बेसिकली क्या कर सकता है, वो एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं दे सकेगा। ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस डिपेंड ऑन कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एक्सपर्ट। इस बात का क्या मतलब है जी? वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स का आप कह सकते हैं, ऑडिटर ने जो एक्सपर्ट हायर किया ना, वो कंपनी के सीएफओ का भाई था, जो पहले एक्स एम्प्लॉय कह सर, एक्स एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय था उस कंपनी का। इंटीग्रिटी कैसे आ गई यहाँ पर? हाँ, इंटीग्रिटी खत्म हो गई यहाँ पर। तो इसीलिए इन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा जब आप ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट कर रही है। उसके बाद उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई बिजनेस, कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स तो नहीं है। जिसको आपने एक्सपर्ट हायर किया ना, ये बात थोड़ी सी जरा बस समझ लें, जिसको आपने जैसे एक दफा आपने ऑडिटर और शेयर की बात की थी कि जिसकी कंपनी का ऑडिट नहीं किया तो शेयर नहीं होता। हाँ, अब मैं ये ऑडिटर है,
ऑडिटर ने एक एक्सपर्ट हायर किया, उस एक्सपर्ट के पास एफएफसी के शेयर्स हैं, ठीक है। हाँ माइनर केस में तो नहीं होगा ये वाली, अभी वो वाली उस बहस में नहीं मैं जा रहा, वो कंपनीज एक्ट और जो कोड ऑफ एथिक्स की बहस है ना, वो बड़ी टेक्निकल बहस है, उसमें नहीं अभी जा रहा। ऑडिटर ने एक एक्सपर्ट के पास शेयर्स हैं, ठीक है। अब एक्सपर्ट के पास अगर शेयर्स हैं इस कंपनी के, अब ये एक्सपर्ट जो है, आपने कोई लॉयर हायर किया, ठीक है, आपने एक लॉयर हायर किया एज एन एक्सपर्ट, किसने? ऑडिटर ने। हुआ ये कि अगर वो कहता है कि प्रोविजन रिकॉर्ड होनी बनती है, वो कहता है प्रोविजन, किधर प्रोविजन रिकॉर्ड होनी है? एफएफसी के अकाउंट्स में। और प्रोविजन रिकॉर्ड होने से टेंशन क्या है? डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन, तो मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, शेयर की प्राइस भी अफेक्ट होगी ना। प्रॉफिट जब कम होगा शेयर की प्राइस अफेक्ट होगी, तो होती रहे नहीं ना, उसके अपने शेयर्स हैं, उसका नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है? इस वजह से जरूरी है कि कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी हो। हाँ हाँ बिल्कुल, उससे बचने के लिए ये आप देखें, आप लोग एंटर करेंगे वेरी सून इंशाल्लाह ताला इन प्रैक्टिकल लाइफ, आप देख लेंगे। चेयरमैन थे बहुत, अभी इनको ऑनर भी बख्शा है हम लोगों ने, उन्होंने मेरे टेबल काम किया सर। सॉरी नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीसीओ ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ये क्या बात हुई? अभी मैंने फैक्टर्स देखे थे कि कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो जैसे कहते हैं कि अपने बनने से पता करा, एक ये जो पता कराना है, ये जो पता कराना है कि ये कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिव है, कैसे पता कराना है? ये अभी ये जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे ना, ये थे व्हाट टू कंसिडर, ये है हाउ टू कंसिडर। एग्जैक्टली। अब इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर 1, पर्सनल एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, उससे आपको पता लग जाएगा। फिर डिस्कशंस करें उस एक्सपर्ट के साथ, दूसरे ऑडिटर्स के साथ जिन्होंने उस एक्सपर्ट से काम लिया हुआ है, और अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट्स वर्क। इसको कहते हैं रेफरेंस चेक्स। कॉल करके पूछ लें। नॉलेज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशंस, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और इंडस्ट्री एसोसिएशन, लाइसेंस टू प्रैक्टिस और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रिकग्निशन को, उसकी डिग्री वगैरह वो देख के आपको पता लग जाएगा। या उसके एक मिनट बस, पब्लिश्ड पेपर्स और बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट, उसने कोई पब्लिकेशंस अपनी पब्लिश कराई हुई या कोई बुक लिखी हुई है, उसको देख के उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, आपको एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस दे देगा। हाँ नहीं, मैंने तो स्टैंडर्ड से लिखी है, ये तो कंपाइलेशन है। आई एम सॉरी, मॉर्गेज के केस में वैल्यूएशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, अनलेस के आप उसकी कोई वो सेल ट्रांजैक्शन वगैरह एंगेज कर रही है। लोन लिया हुआ है, मौके के बाद ही अपने पेमेंट कर देंगे इंशाल्लाह, हमें पता है। उस केस में वैल्यूएशन कराएंगे, उसका इफेक्ट आएगा इसमें? उसका तो सिर्फ डिस्क्लोजर आएगा कि ये वाले एसेट्स आपके सिक्योर्ड है, बस वो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी, इसके बाद आई एम सॉरी, अच्छा इसके बाद आपके पास जो तीसरा ये B3 है। अच्छा, मैनेजमेंट आपको सजेस्ट किया आप खाना एक्सपर्ट्स से देखना, मैनेजमेंट आपको सजेशंस दे सकती है एक्सपर्ट्स पे? नहीं, मैनेजमेंट की ये ऑडिटर्स एक्सपर्ट जो है वो ऑडिटर, देखिए सजेशन किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट अगर सजेशन दे रही है ना, तो ये आमतौर पर ऑडिटर के लिए अलर्ट होगा कि भाई फिर इससे तो नहीं करवाना, कुछ मसला हो सकता है। रोक तो नहीं सकते, हाँ उसको आप ड्यू प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करना आपका ही काम है, ठीक है ना? नहीं, वैल्यूअर्स रिपोर्ट इज नॉट पब्लिक इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर द यूज ऑफ द ऑडिट एंटिटी, ऑडिटर, उनके लिए ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है।
ठीक हो गई बात? ये कंप्लीट कर लें या नहीं? कितने, अगर मुझे आप लोग 10 मिनट खाली और दे दें, आप लोगों की मर्जी के, अगर आप लोग मना करेंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मना करते हैं। हाँ पढ़ा दूं, थैंक यू सो मच। B3 आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आई मस्ट से। अंडरस्टैंडिंग फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं सर, जब अभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी देख रहे थे। पहली बात CCO की थी, दूसरी बात उसकी फील्ड की, वही वाली बातें हैं। सन को अंडरस्टैंड करना है, किसको अंडरस्टैंड करना है? सन को, मतलब बेटे को। स्कोप, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क। अच्छा, जो चौथी बात है ना, वो नहीं आपने सुनी हुई, पांचवी बात सुनी हुई है। चौथी बात में लेकिन कोई साइंस है नहीं। चौथी बात क्या है? आपने फैसला कर लिया कि भाई इस एक्सपर्ट को हायर करना है, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग भी आपने ले लिया, आपको लग रहा है कि ठीक है, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। कौन एग्रीमेंट करेगा? मैनेजमेंट और वो एक्सपर्ट है ना। अगर हायर ऑडिटर कर रहे हैं तो ऑडिटर और एक्सपर्ट आपस में एग्री कर लेना चीजें, ताकि कोई एक्सपेक्टेशंस गैप ना हो। उसमें क्या मामला था आपके ख्याल में? वैसे क्या एग्री करें? स्कोप क्या होगा? स्कोप ऑफ द वर्क एग्री कर लें, पैसे एग्री कर लें। वो मैनेजमेंट करेगा, ऑडिटर करेगा? तो ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर हायर कर रहे हैं। क्यों भाई? ऑडिटर हायर कर रहे हैं, ऑडिटर को तकलीफ थी। हाँ, फीस ऐसी सेट करेगी कि उसके अंदर कवर्ड हो, उसके अलावा जो ऊपर जो खर्चे होंगे सब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिकवर करवा लेगी एहतियात से, मुनासिब तरीके से। शॉर्ट कर सकते हैं कि वो फीस अपनी डलवा ले कि हम एक्सपर्ट हायर करेंगे, एंड में एक्सपर्ट ही ना हायर करें। वो तो फिर ऑडिटर की सर जजमेंट पे डिपेंड करता है ना। ये बात सही है, जजमेंट पे पैसे ले, जजमेंट होती जरूरत, जजमेंट पे डिपेंड करता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जब हम फ्रॉड करें तो जजमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारियां क्लियर होनी चाहिए एग्रीमेंट में, कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, एक्सपर्ट की क्या जिम्मेदारी है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, कब काम कंप्लीट करना है, किस फॉर्मेट में रिपोर्ट देनी है, ये सारे मामला, ताकि बाद में बदमजगी ना हो। Agreement with auditors expert in writing when appropriate, NSO son of that expert's work, roles responsibilities of auditor expert, NTE of communication between auditor and expert। ये NTE क्या है? Nature, time, extent of communication। किस किस्म की नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी? इन राइटिंग होगी, वर्बल होगी, दोनों होंगी। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कब एक्सपर्ट ने अपनी फर्स्ट ड्राफ्ट इशू करना है, सेकंड ड्राफ्ट इशू करना है, फाइनल रिपोर्ट इशू करना है। एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मंथली कम्युनिकेशन होगी, वीकली कम्युनिकेशन होगी, एक्सेट्रा। ये मुआहिदा किसके दरमियान है? ऑडिटर और एक्सपर्ट के दरमियान, मतलब इसमें मैनेजमेंट नहीं। और लास्ट क्या है? डिलीवरेबल्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एक्सपर्ट सच एज अ रिपोर्ट। रिपोर्ट को क्या कहते हैं? डिलीवरेबल, कि जो पूरी एक्सरसाइज हुई उसका नतीजा क्या है। जैसे ऑडिट का अगर आपसे मैं पूछूं कि ऑडिट का डिलीवरेबल क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इस एक्सपर्ट को हायर किया फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की वैल्यूएशन के लिए, तो डिलीवरेबल क्या है? वैल्यूएशन रिपोर्ट। क्लियर? हाँ, आई एम सॉरी, टाइमिंग के अंदर नहीं, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं वो कवर होगा, वो अलग पॉइंट होगा कि डिलीवरेबल अल्टीमेट जो फाइनल आउटपुट है वो क्या है। बाकी तो सारी कम्युनिकेशंस तो देखे बहुत सी होती रही ना, लेकिन फाइनल आउटपुट जो है दैट इज द डिलीवरेबल। इंटरनल एक्सपर्ट में हम ये एग्रीमेंट करेंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है फर्म की पॉलिसीज पे, कि क्या फर्म की कोई इस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज, इसके ऊपर कोई स्टैंडिंग पॉलिसीज अवेलेबल हैं। स्टैंडिंग पॉलिसी से मुराद है, मतलब उन्होंने पहले से ही डिफाइन किया हुआ कि जब कभी ऑडिटर अपने ही इंटरनल एक्सपर्ट को हायर करेगा तो क्या होगा। लेकिन वैसे प्रेफरेबली शायद इतना फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो, लेकिन ये जरूर होगा कि वो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ना अग्री कर लेंगे, क्योंकि हर ऑडिट दूसरे से फर्क है। ठीक है, और उसमें कैश नहीं आएगा, उसमें कैश नहीं आएगा, उसमें कैश नहीं आएगा। हाँ,
अगेन वही बात है, फर्म की अगर कोई पॉलिसी है कि वो फिर पार्टनर अपने उसमें एक पार्टनर अपना शेयर थोड़ा सा सरेंडर करेगा क्योंकि उसने वो सर्विस ली है, बट आमतौर पे दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है। नीड फॉर द एक्सपर्ट टू ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी, ये क्या बात लिखी हुई है? नीड एग्जैक्टली कि आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल FFC की प्रॉपर्टीज का डाटा दिया है ना एक्सपर्ट को, क्लाइंट का डाटा दिया है ना एक्सपर्ट को, तो द एक्सपर्ट शुड रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब वो इस डाटा को अपने पर्पस के लिए या किसी और के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल ना करे, मिसयूज ना करे। एग्जैक्टली B5। अच्छा ये वाली जो बात है, सॉरी 10 मिनट मांगे थे, अभी 5 मिनट 10 मिनट रहते ही हैं। 1:30 से 10 मिनट आगे कितना? अगर मैंने 1:45 से ऊपर गया ना तो बस कुट्टी, ठीक है। नंबर B5 हाँ वो भी करवा दो, हम जाएंगे, वैसे बैठे वैसे बहुत शौक है तो दूसरा लंबा है। अच्छा अब जरा B5 जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ना बिल्कुल आसान लगेगा। हाँ, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ, ये आप लोगों को कह रहे हैं, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। अच्छा ये वाली भी बात, ये बात भी हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट में पढ़ी थी, ये बात भी हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट में पढ़ी थी, और ये बात भी हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट में पढ़ी थी एप्रोप्रिएटनेस की जबान में। अच्छा जो एक्सपर्ट का काम है ना, उसमें बेसिकली ऑडिटर ने ये जब ये वैल्यूएशन रिपोर्ट जब ऑडिटर के भी हाथ लगती है ना, जो मैंने खुद एक्सपर्ट हायर की है, उसने मुझे वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के दी ना, इस पे मैंने आंखें बंद करके एतबार नहीं करना, मैंने उसके काम की एडिक्वेसी को इवैल्यूएट करना है। अब उसने जो काम किया होगा जरा समझिएगा, उस काम को करने के लिए उसने कोई डेटा यूज किया होगा, कुछ एजम्पशंस यूज की होंगी, और उसके नतीजे में उसकी कुछ फाइंडिंग्स होंगी। ये सारी एनटीई में भी तो आएगा ना सर, पास्ट एक्सपीरियंस में एनटीई जो कम्युनिकेशंस, हाँ उसमें भी ये डाटा शेयर एक्चुअली हुआ होगा। तो ये डाटा रेलेवेंट होना, कंप्लीट होना, एक्यूरेट होना जरूरी है। ये एजम्पशंस रीजनेबल होना, रेलेवेंट होना जरूरी है। फील्ड से जिस काम के नहीं वो भी तो रिलेटेड होना चाहिए ना, उससे भी तो रिलेटेड, वही ओवरऑल रेलेवेंस में वो कवर हो जाएगा। फाइंडिंग्स रीजनेबल होनी चाहिए, उनको जो कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं, जैसे आपने कहा था प्लस माइनस चेक कर लें, कास्टिंग कैलकुलेशन चेक कर लें। सर कहां सारी ये भी तो देखना पड़ेगा, सोर्स क्या है, और एक्सपर्ट्स भी कर सकते हैं डिस्कशन। थोड़ी सी देर में उस पर बस आने लगा हूँ, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। एक ही चीज के ज्यादा एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं थोड़ी सी देर में, वही इन्हीं के क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है। ये जो इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क है ना, इसकी एक एग्जांपल है, बस यहाँ पे ये इस एग्जांपल के बाद कंक्लूड कर दूंगा, अगले 2 पॉइंट्स नहीं कवर कर रहा। जब पढ़ेंगे एक चीज होती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है, आप एक कंपनी में काम करते रहे ना, सपोज 10 साल आपने काम किया, तो आपके ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज लिखी होती है कि जो आपकी 10वें साल में 10th ईयर में जो आपकी सैलरी होगी ना, दैट सैलरी पर मंथ, दैट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस के बराबर आपको एक अमाउंट मिलेगी, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी। मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 10 साल काम करता हूं और 10वें साल में मेरी सैलरी है सपोज 1 लाख, तो नंबर ऑफ इयर्स मैंने कितने साल काम किए, 10 साल, तो ग्रेच्युटी कितनी बनी, नहीं 10 लाख,
1 मिलियन। तो अगर रेंट पे बंदे में वाले तो वापस कंपनी के पास सर यहाँ तो एम्प्लॉय को निकाल देते आप लोग बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस पे जाते हैं। सर 9वें साल पे निकाल देते हैं सर, आप कह रहे हैं। एक मिनट जरा रुके, नहीं 10th ईयर पे सपोज कर लेना, सिंपल एग्जांपल रखें। 10th ईयर सर एक मिनट ना, एक मिनट बस कंप्लीट कर दें। 10 साल 1 महीने की सैलरी 1 लाख, 1 मिलियन होगी अमाउंट। अच्छा, ये 10th ईयर में मिलनी है, लेकिन ये अक्रू तो एक्चुअली हर साल हो रही है ना। मतलब जैसे जैसे वो एक एक साल गुजरता जा रहा है ये अमाउंट अक्रू होती जा रही है। ये अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा हुआ, ये इसलिए मेरे थोड़ी सी अर्ज सुन लें, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और ना आपने ये पढ़ना है, ये आपने CFAP 1 में जाके पढ़ना है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो इसमें अपनी वो साइंस ना ऐड करें, ये समझ लें। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और जो सैलरी पर मंथ है, आज की तारीख में मुझे पता है कि मैंने कितने साल एक कंपनी में काम करना है। आज की तारीख में पता है कि एक सर्टन 10th ईयर में फॉर एग्जांपल मेरी कितनी सैलरी होगी, नहीं पता ना। इन सारों को ना इनके बारे में एजम्पशंस या जजमेंट्स लेनी पड़ती हैं, इनके बारे में एजम्पशंस या जजमेंट्स लेनी पड़ती हैं। ये जो एजम्पशंस या जजमेंट्स लेते हैं ना, ये अकाउंटेंट के बस की बात नहीं है। इसके लिए एक फील्ड है जिसको कहते हैं एक्चुरियल साइंसेस, और जो लोग ये फील्ड पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्चुरीज। वो एक खास मेथड के थ्रू ना आपको बता देते हैं हर साल कि अभी आपकी टोटल ऑब्लिगेशन कितनी है, ठीक है, वो आपको बता देते हैं एक एजम्पशंस की बेसिस पे। अब जरा यहां पर समझ लीजिएगा, जो डाटा है इसमें कौन सा डाटा यूज होगा, एम्प्लॉइज का डाटा। एम्प्लॉइज मतलब एक कंपनी है जिसमें 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी सैलरीज का डाटा, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डाटा ये जाएगा उनके पास, उनके इवन डेट ऑफ बर्थ का डाटा जाता है कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी एक्सपेक्टेड है उस एम्प्लॉय की। ये सारा डाटा जो है वो किसको जाता है, उस एक्सपर्ट के पास जाता है। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर वो डाटा रेलेवेंट, कंप्लीट, एक्यूरेट ही नहीं है तो उसकी बेसिस पे एक्सपर्ट जो वैल्यूएशन डिटरमिन करेगा इस ऑब्लिगेशन की, इस लायबिलिटी की, वो गलत हो सकती है। तो एज एन ऑडिटर चले मैं ये तो नहीं बता सकता कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये तो देख सकता हूं ना कि वो डाटा जो शेयर किया जा रहा है एक्सपर्ट के साथ वो रेलेवेंट हो, वो कंप्लीट हो, वो एक्यूरेट हो। कोई शक? एजम्पशंस, अच्छा इसमें कुछ एजम्पशंस यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल 10 सालों में सैलरी इंक्रीज की परसेंटेज क्या होगी, ठीक है, वो एक एजम्पशन होगी। अब वो एजम्पशन रीजनेबल तो होनी चाहिए ना, मतलब आपने कभी, कंपनी ने कभी हिस्ट्री में 5% से ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिया और इधर वो इंक्रीमेंट की परसेंटेज अज्यूम कर रहे हैं 20%, तो मेरे ख्याल में ये रीजनेबल एजम्पशन नहीं है। ये एजम्पशन को ऑडिटर टेस्ट कर सकता है, हाँ टेस्ट कर सकता है। उसके बाद फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स से इस केस में क्या मुराद है, फाइंडिंग से मुराद होता है फॉर एग्जांपल कि उसने जो लायबिलिटी की कैलकुलेशन या वैल्यू डिटरमिन की, या फॉर एग्जांपल अगर मैंने फेयर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कराई है तो फाइंडिंग क्या होगी कि वो जो उसने एक्सरसाइज किया उसमें उसने फेयर वैल्यू कितनी निकाली पीपीई की, या किस तरीके से निकाली, ये भी तो देखना है, या किस तरीके से निकाली। तो मैंने उसके जो वैल्यू उसने निकाली और जिस तरीके से निकाली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी रीजनेबलनेस, उसके ऊपर कुछ बेसिक चेक्स, उसके प्लस माइनस ठीक हैं, पास्ट पीरियड से कंसिस्टेंसी है या नहीं, मतलब मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम है और ऑब्लिगेशन अगर ईयर ऑन ईयर कम हो रही है तो मैं हैरान हूँगा कि ऑब्लिगेशन तो बढ़नी चाहिए, हर साल कुछ अमाउंट ऐड होगी ना ऑब्लिगेशन में, क्योंकि पेमेंट तो सपोज 10 साल बाद होनी है। तो ये सारे टेस्ट किसने परफॉर्म करने हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर ने। अब जब यहां तक आ ही गए हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो एंड पे आंसर करता हूं, अगर नोट करते जाएं। अब अगर यहां तक आ गए हैं तो मेरे ख्याल में अगले 2 पॉइंट्स में तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेक्चर अजीब सा लगेगा वरना। B6 आपको इसके ये आपने सारा काम किया, आपको तसल्ली नहीं हुई, मतलब ऑडिटर का, एक्सपर्ट का काम आपको क्या लगा, इनकम्प्लीट लगा, इनएडिक्वेट लगा, इनसफिशिएंट लगा। तो आपका सवाल, आप लोगों का सवाल क्या था
कि जी क्या और एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं? जवाब मुलाहिजा फरमाएं। इफ़ द ऑडिटर डिटर्मिन्स दैट द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज इनएडिक्वेट, द ऑडिटर शैल एग्री विद द एक्सपर्ट ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट। पहले तो उसी को से और काम करवाएं, जैसे एक्सपर्ट को हायर किया हुआ ना, उससे पहले और काम करवाएं। उसके बाद इंगेज अनदर एक्सपर्ट, अगर उससे नहीं तसल्ली हो रही एक और एक्सपर्ट हायर कर ले। उसके बाद परफॉर्म एडिशनल अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साई, और इस सारे के बाद भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर भी नहीं साई ऑब्टेन हुआ, तो फिर अपना ओपिनियन क्वालिफाई कर दें या डिस्क्लेम कर दें डिपेंडिंग ऑन मटेरियलिटी परवेसिवनेस। एंड पे एक ही टाइम पे 2 एक्सपर्ट्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। नहीं, एक ही टाइम पे नहीं 2 एक्सपर्ट्स हायर करेंगे, एक टाइम पे तो एक ही एक्सपर्ट हायर करेंगे। नहीं, ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, मैंने ऐसे सिचुएशन नहीं इनकाउंटर की। आप लोग करिएगा, 2 कश्तियों का सवार नहीं होना चाहिए ना, एक डॉक्टर से चेक करवाते हैं, दूसरे से कराते हैं, लेकिन दोनों से एक टाइम पे नहीं चेक करवाते ना, पहले एक से चेक करवा लेते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों से एक ही टाइम पे, दोनों लड़ पड़ेंगे आपस में। इसके बाद आपके पास जो लास्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज B7 रेफरेंस टू द ऑडिटर। तो आपने लॉजिकल फ्लो देखा कि एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क के बाद जो नंबर 6 पे चीज आपने एक्सपर्ट के काम की एडिक्वेसी इवैल्यूएट की, तो इसका आंसर हो सकता है यस और नो। अगर इसका आंसर है यस तो नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड, अगर इसका आंसर है नो तो फिर आप ये नंबर 6 पे मूव कर गए। और लास्ट पॉइंट है B7 रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। आंखें बंद कर लें, मुझे बताएं एक्सपर्ट का रेफरेंस रिपोर्ट में आएगा? आएगा सर। अगर देखें, अब इसमें पॉसिबिलिटी सोचनी है ना, अगर ओपिनियन है क्लीन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, नहीं सर देंगे, अदर इंफॉर्मेशन में आएगा सर। ये अदर इंफॉर्मेशन में, की ऑडिट मैटर्स में आएगा, की ऑडिट मैटर्स में, की ऑडिट मैटर्स में आ सकता है, क्योंकि आपको एफर्ट लगी ना प्रोसीजर्स करते हुए। और याद है की ऑडिट मैटर्स में जब स्टेप 2 पे जा रहे थे, आमतौर पर एक्सपर्ट किस एरिया के लिए होगा? जहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क हो, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी हो, जहां पर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हो। आपको याद है कैम इन्हीं मामलात के लिए तो सबसे ज्यादा यूज होता है। ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, कैम में आप बता रहे हैं कि इस फॉर एग्जांपल लिटिगेशन एंड क्लेम के हवाले से मैंने एक्सपर्ट हायर किया, या पीपी के हवाले से मुझे एक्सपर्ट भी हायर करना पड़ा। कैम याद है सर? याद है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर हम करेंगे जी जी सर। लॉ रेगुलेशन होगा तब नहीं करेंगे सर। अगर लिस्टेड कंपनी है तो मॉडिफाइड हो सकता, तब नहीं आएगा सर कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाई हुआ है, उस केस में नहीं। अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो, अब वही अगले पे आने लगा। ये तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसका ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो और आप कैम में इंक्लूड कर ले। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने ओपिनियन क्वालिफाई इस वजह से की है कि एक्सपर्ट ने जो वैल्यू बताई थी फाइनेंशियल्स में वो वैल्यू नहीं आ रही, तो वो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अब तो कैम में कुछ जिक्र नहीं आएगा, आएगा क्या आएगा? क्रॉस रेफरेंस, खाली क्रॉस रेफरेंस आएगा कि इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। आमतौर पर ये जो एक्सपर्ट का रेफरेंस है ना, ये बड़ी एहतियात से रिपोर्ट में देना होता है कि कोई ये ना समझे कि ये एक्सपर्ट भी ऑडिटर के ओपिनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिटर अपने ओपिनियन के लिए अकेला जिम्मेदार है। एक्सपर्ट से तो इसीलिए ऑडिटर्स एक्सपर्ट की डेफिनेशन देखें, मदद ले रहे एक्सपर्ट से इन ऑब्टेनिंग साई। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आ सकता है कि हमने एक्सपर्ट्स भी हायर किए, हमें साई नहीं मिल सका। तो हमारा मसला हो गया सर, मैनेजमेंट को निकाल दिया लोगों को। हाँ, हमसे फाइंडिंग हुई, हमारे से नहीं हुई, क्योंकि हमें आयजा ने इजाजत दी थी कि जिस मामले में अपनी एक्सपर्टीज ना हो एक्सपर्ट हायर कर लेना। हमने एक्सपर्ट भी हायर कर लिए, एक एक्सपर्ट हायर किया, दूसरा एक्सपर्ट हायर किया, हमें साई नहीं ऑब्टेन हुआ, तो हम ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर रहे। देखें ये तो नहीं है ना, मैं एक काम नहीं मैं डिस्क्लेमर में यही तो कह रहा हूं, मैं बड़ा इंटेलिजेंट था पर मैं नहीं ओपिनियन देने की पोजीशन में, क्योंकि मेरे पास साई नहीं है।
और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक जगह है आपके पास ऑडिटर के पास जिसमें वो खुल के अपना दुखड़ा सुना सकता है कि मैं क्यों नहीं साई ऑब्टेन कर सका। नहीं समझ आ रही बात? क्विकली आप लोगों की इजाजत से रीडिंग कर लेते हैं। B6 तो हमने पढ़ लिया। B7 रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट डू नॉट रेफर टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन केस ऑफ एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। इसके साथ ना प्लस करके लिख लें, may include auditor may include CAM, auditor may include CAM. Auditor may refer to auditor's expert in case of a modified opinion because such reference is relevant to an understanding of a modification to auditor's opinion. अच्छा ये बात समझ लें, मेरा ओपिनियन क्वालिफाई हो रहा है क्योंकि रिसीवेबल्स में मिसस्टेटमेंट है, तो ये नहीं है कि मैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्लेन करते हुए साथ एक्सपर्ट का भी दरमियान में बता दूं। रेलेवेंट होना चाहिए कि मतलब मेरी क्वालिफिकेशन का रीजन ही उस एक्सपर्ट के काम से रिलेटेड हो। बात समझ में आ रही है? वेयर रेफरेंस रिक्वायर्ड बाय लॉ और इन अ मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर शैल इंडिकेट, जब आप रेफर कर रहे हो ना तो ऑडिटर शैल इंडिकेट दैट सच रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ओपिनियन एज द ऑडिटर इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन। मतलब कोई मिसलीड ना हो जाए कि ये ओपिनियन ऑडिटर ने और एक्सपर्ट ने मिल के एक्सप्रेस किया, ना 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 ना, ओपिनियन खाली ऑडिटर का है। एक आप लोगों को अच्छी बात बतानी थी, ये जो B5 में ऐसे बुलेट्स, एक तो टिक वाले है ना, टिक्स लगे हुए हैं, और एक है फिर गोल दायरे। ये गोल दायरे याद नहीं करने, सिर्फ ये जो 3 टिक्स लगे हुए हैं ना, सिर्फ वो जुमले याद करने हैं। क्या बात? सब में सर, ये पीछे? हाँ, ये नहीं सब में नहीं, सिर्फ इधर। नहीं वो याद करने हैं, बस ये इतना ही, ये जो स्पेसिफिक बताया है ये आपने याद नहीं करने। ठीक हो गई बात सर? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई वुड लाइक टू, 1 मिनट ये ज़रा रिकॉर्डिंग बंद करें।